स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का एक टॉपिक है अपना प्रतिरक्षी की संरचना। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि एंटीजन्स होते हैं, वो कोई रोगाणु या ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर में पहुंचकर प्रतिरक्षी के उत्पादन को प्रेरित करते हैं। अब जैसे ही शरीर में कोई एंटीजन या प्रतिजन प्रवेश करता है तो उसके विरुद्ध शरीर की जो बी लसिका कोशिकाएं हैं वो प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती है और प्लाज्मा कोशिकाएं एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है। ये प्रतिरक्षी क्या करते हैं? ये एंटीजन से प्रतिक्रिया करते हैं, अनुक्रिया करते हैं और उस एंटीजन को ख़त्म करते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो आज पढ़ेंगे कि ये जो प्रतिरक्षी बनते हैं इनकी संरचना कैसी होती है। जो प्लाज्मा कोशिकाएं बना रही है तो इनकी संरचना कैसी है। तो जो प्रतिरक्षी होते हैं वो मुख्यतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं और ये हमारा जो अंग्रेजी है उस अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। तो उसमें क्या होता है कि ये प्रोटीन की बनी हुई होती है, इस कारण इनको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का मतलब यही है कि ये प्रोटीन की बनी होती है, जिसमें होता ये है कि सबसे छोटे जो होते हैं वो अणु अमीनो होते हैं। ये अमीनो मिलकर क्या बना लेते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। और ये पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला को हम क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। तो एक तरह से देखें तो हमारी जो प्रतिरक्षी है वो अमीनो से बनी होती है। अमीनो मिलकर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं और उसी को हम प्रोटीन भी कहेंगे। तो इसकी संरचना देखो किस तरह से होती है। ये जो अंग्रेजी का जो वाई अक्षर है ठीक उसके समान होती है, जिसके अंदर दो तो बड़ी और दो छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। कुल 4 श्रृंखलाएं होती है। जैसे एक तो ये है, एक श्रृंखला, ये 2 बड़ी श्रृंखलाएं हैं पॉलीपेप्टाइड। ये 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला हो गई जो कि सबसे बड़ी होती है, सबसे भारी होती है। इनके अंदर 440 अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। ये 440 अमीनो अम्ल आपस में मिलकर ये बड़ी और भारी श्रृंखलाओं का निर्माण करते हैं। ये जो 2 है ये बड़ी और भारी श्रृंखलाएं हो गई। अब इनके पास क्या होता है, यहाँ पर इस जगह पर इनके शीर्ष भाग की तरफ 2 हल्की व छोटी श्रृंखलाएं और पाई जाती है। इस तरह से इनके अंदर क्या होते हैं, कुछ विशेष स्थल होते हैं। इस तरह से इनके अंदर भी इस तरह से ये स्थल पाए जाते हैं, ये शीर्ष की तरफ। तो ये इधर भी एक छोटी श्रृंखला, इसके अंदर भी इस तरह के ये स्थल पाए जा रहे हैं और इसके अंदर भी इस तरह के स्थल पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या होता है, जो प्रतिजन होता है वो आकर जुड़ता है। तो ये 2 तो हो गई हल्की श्रृंखलाएं और ये 2 हो गई भारी श्रृंखलाएं। तो ये जो है ये पॉलीपेप्टाइड किसको तो हम कहेंगे हल्की व छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला तो 2 तो हल्की हो गई है और ये जो है ये होती है भारी। ये दोनों जो है ये भारी व बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो 2 तो ये भारी हो गई, 2 हल्की हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारा एंटीबॉडी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जो अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान रचना बनाते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइडों में 2 तो बड़ी व भारी होती है और 2 ये इधर वाली जैसे आपको दिख रहे हैं छोटी होती है। इसके शीर्ष भाग पर देखो कुछ विशेष स्थल होते हैं। इस तरह से ये खांचे होते हैं। इन खांचों को हम कहते हैं प्रतिजन बंधन स्थल। प्रतिजन बंधन स्थल, जैसे नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर प्रतिजन जुड़ता है और उस प्रतिजन को यहाँ पर नष्ट कर दिया जाता है। इस एंटीबॉडी को पूरी देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे एक अमीनोमल है ना, उस अमीनोमल के एक सिरे पर तो NH2 समूह होता है और एक सिरे पर होता है COOH समूह। तो इसके जो नीचे की श्रृंखला है, पूंछ जो इसका है उस पर तो होता है COOH समूह, अम्ल समूह, और इसके ऊपर की तरफ होता है NH2 समूह। तो NH2 समूह का जो क्षेत्र है, इस भाग को, जो ये भाग आपको दिख रहा है, इस भाग को हम कहेंगे इसका अस्थिर भाग। अस्थिर भाग
मतलब ये एंटीबॉडी के दो भाग होते हैं। एक तो इसका जो शीर्ष भाग है वो अस्थिर होता है। अस्थिर का मतलब है ये इस तरह से किसी भी छोटे या बड़े प्रतिजन को जोड़ने की क्षमता रखता है। ये मूवेबल होता है, इस तरह से चौड़ा भी हो सकता है और सकरा भी हो सकता है। चाहे छोटा प्रतिजन है चाहे बड़ा प्रतिजन है, उसको यहाँ पर इस जगह पर उसको पकड़ लिया जाता है, उसको जोड़ लिया जाता है और उसको ख़त्म किया जाता है। जो इसके नीचे का भाग होता है, इस नीचे के भाग को, जो ये भाग आपको दिख रहा है, ये कभी भी हिलता नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्थिर भाग। क्या कहेंगे? स्थिर भाग। तो पूरी एंटीबॉडी के दो भाग हो गए। अस्थिर भाग जो ऊपर वाला है और जो कि हल्की और भारी दोनों पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। नीचे का जो स्थिर भाग है वो उसमें केवल भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। ये भाग हिलता नहीं है, ये स्थिर रहता है, इसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। ऊपर वाले जो ये भाग है ये इस तरह से चौड़े और सक्रिय होते रहते हैं और जैसा ही कोई प्रतिजन आता है उस प्रतिजन को ये इस तरह से पकड़ लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं। और अगर कोई बड़ा प्रतिजन आ रहा है तो उस बड़े प्रतिजन को भी ये पकड़ लेते हैं। तो इसके ऊपर देखो ये प्रतिजन बंधन स्थल है और इस भाग को हम कह रहे हैं स्थिर भाग। सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी होती है, जैसे एस और एस बंध, ये भी आपस में एस और एस बंध से जुड़ी हुई है, ये भी आपस में एस और एस बंध से जुड़ी हुई है। तो ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी हुई है। ये जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला की जो भारी श्रृंखला है, इसमें देखो ये जो यहाँ पर एक ये कोना है, तो इस जगह पर क्या होता है कि भारी श्रृंखला पर कुछ लचीले स्थल होते हैं। ये लचीले स्थल है जिससे ये इस तरह से मुड़ हिल सकती है या थोड़ी मूवेबल होती है। तो इस क्षेत्र को हम कहते हैं कब्जे, या इसको बोलते हैं अपन हिंज, कब्जा या हिंज। तो यहाँ से ये जो एंटीबॉडी है वो इस तरह से परिवर्तन कर सकती है अपने आकार में और एंटीजन को जोड़ने के लिए कुछ मूवमेंट करती है। तो इस तरह से हमारी जो एंटीबॉडी उसकी संरचना में अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान है। इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 तो ये भारी होती है, 2 हल्की होती है, ये आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी हुई होती है। इसे जो भारी श्रृंखला है इसमें 440 अमीनो अम्ल होते हैं, हल्की के अंदर इससे आधे होते हैं, तार 220 अमीनो अम्ल होते हैं, या आधी होती है छोटी। हम इसे एंटीबॉडी के शीर्ष स्थान को अस्थिर भाग कहते हैं। वहाँ पर प्रतिजन बंधन स्थल होते हैं, यहाँ पर प्रतिजन को बांध कर जोड़ा जाता है, मतलब इसको नष्ट कर दिया जाएगा। और जो एंटीबॉडी का जो निचला क्षेत्र है जिसको अस्थिर भाग भी कहते हैं, यह क्या होता है, ये COOH सिरे की तरफ होता है, ये होता है NH2 सिरे की तरफ। तो देखो नेक्स्ट अपन इसकी पढ़ लेते हैं। देखो प्रतिरक्षी बी लसिका कोशिकाओं से बनी प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है। तो ये हमने पहले पढ़ लिया था कि प्रतिरक्षी बी लसिका कोशिकाओं से बनी थी। बी लसिका कोशिकाओं से जो कोशिकाएं प्लाज्मा कोशिकाएं बनती है उसके द्वारा बनती है, यानी बी लसिका कोशिकाएं पहले प्लाज्मा कोशिकाएं बनाएगी और फिर वो प्लाज्मा कोशिकाएं गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन बनाएगी और ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन ही एंटीबॉडी का निर्माण करेगी। ये अंग्रेजी के देखो इसकी संरचना अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है। तो ये भी प्रश्न बनता है कि किस अक्षर के समान होती है? वाई अक्षर के समान। प्रतिरक्षी अमीनो अम्ल से बनी 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं, जिसको अपन प्रोटीन भी कहते हैं, से बनी होती है। देखो ये प्रतिरक्षी है वो 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं हैं, 2 तो भारी है, लंबी है, बड़ी है, 2 छोटी है जिसको हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कहते हैं। इनमें देखो 2 भारी व बड़ी जिसको एच भी कहते हैं। एच का मतलब होता है हेवी। एच का मतलब क्या हो गया? हेवी। हेवी यानी भारी या बड़ी। तथा 2 हल्की या छोटी जिसको एल। एल का मतलब हो गया लाइट। एल का मतलब लाइट यानी हल्का। तो 2 हल्की या छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। तो 2 तो भारी हो गई, 2 हल्की हो गई, या 2 बड़ी हो गई, 2 छोटी हो गई। इस तरह से आप इसको बोल सकते हो। तो इस तरह से हमारे इस एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब देखिए चारों पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी रहती है। तो कौन से बंधों द्वारा जुड़ी रहती है? ये डाइसल्फाइड बंधों से मुख्य रूप से जुड़ी हुई रहती है। प्रत्येक भारी और बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है वो 440 अमीनो अम्ल से बनती है तथा प्रत्येक हल्की व छोटी श्रृंखला 220 अमीनो अम्ल से बनी होती है। ये जो भारी श्रृंखलाएं हैं इसको अपन देखें तो इसके अंदर 440 अमीनो अम्ल होते हैं इसके अंदर, और छोटी के अंदर 220 अमीनो अम्ल ही होते हैं। प्रतिरक्षी की भारी व हल्की श्रृंखलाएं 2 भागों में विभक्त रहती है। देखो अस्थिर भाग, अभी हमने कहा कि यह प्रतिरक्षी का शीर्ष भाग है, ऊपर वाला भाग हमने देखा, इसी भाग से प्रतिजन जुड़ता है। यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के NH2 समूह
उसकी अंश की ओर होता है, जो NH2 समूह लगा होता है उसकी ओर होता है ये। इस पर प्रतिजन क्रिया स्थल मौजूद होते हैं। प्रतिजन क्रिया स्थल, या हमने इसको कहा लिखा भी प्रतिजन बंधन स्थल, एक ही बात है। इस पर प्रतिजन क्रिया स्थल या प्रतिजन बंधन स्थल पाए जाते हैं, जिससे प्रतिजन को क्या किया जाएगा, नष्ट किया जाता है। तो अस्थिर भाग ही प्रतिजन को जोड़ता है। अस्थिर का मतलब ये स्थिर नहीं है, इसकी संरचना बदल सकती है, ये प्रतिजन के अणु के आकार के अनुसार ढल जाता है। अगर बड़ा अणु होता है तो इसका संरचना थोड़ी बड़ी हो जाती है, छोटा आता है तो ये छोटा हो जाता है। तो उस हिसाब से ये अस्थिर होने के कारण ही ये अपनी संरचना में बदलाव कर लेता है। और स्थिर भाग देखो, यह प्रतिरक्षी का स्थिर हिस्सा होता है, जो भी हमने नीचे की तरफ देखा, जो भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना हुआ है। केवल भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ही उसमें, यह पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के COOH समूह की ओर होता है। इसे FC भाग भी कहते हैं। FC का मतलब है कांस्टेंट फ्रेगमेंट। FC का मतलब है कांस्टेंट का मतलब स्थिर, फ्रेगमेंट का मतलब खंड। तो ये स्थिर फ्रेगमेंट का मतलब हो गया भाग या खंड। तो ये स्थिर खंड है, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है, ये आप देखिए, नीचे वाला पोर्शन तो हो गया स्थिर भाग, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये ऊपर वाला जो भाग है, जो हल्की और भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला से बना हुआ है, ये इस तरह से अपनी संरचना को परिवर्तित कर सकता है। मान लो बड़ा कोई भी एंटीजन आता है, छोटा एंटीजन आता है, तो उसको इस तरह से यहाँ पर इन प्रतिजन बंधन स्थलों से पकड़ लिया जाता है। अगर ये बड़ा आता है तो ये इसका संरचना है वो बड़ी हो जाती है, और बड़े को भी इस आराम से यहाँ से जोड़ लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, अभी हमने ये कहा, देखो यहाँ पर ये जो भारी श्रृंखला है, इस भारी श्रृंखला के जहाँ से ये वाई अक्षर बन रहा है, इस स्थलों पर कुछ लचीले स्थल होते हैं। यहाँ पर ये लचीले स्थल हैं, इनको अपन कब्जा या हिंज कहते हैं। तो अब जैसे अपने किवाड़ का कब्जा होता है, वहाँ से किवाड़ है वो आगे और पीछे दोनों अपना मुंह मतलब गति करता है कब्जे के द्वारा। तो बस यही है, ये जो अस्थिर भाग है, ये इस कब्जे की सहायता से इस तरह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो सकता है। तो देखो, प्रतिरक्षी की भारी श्रृंखलाओं में कुछ स्थल लचीले होते हैं, जिन्हें कब्जा या हिंज कहते हैं। हिंज कहते हैं। हिंज प्रतिरक्षी के अस्थिर भाग को लचीलापन प्रदान करता है, ताकि वह भाग प्रतिजन के छोटे या बड़े अणुओं को आसानी से जोड़ सके। मतलब ये एक तरह से अपन देखें तो ये यहाँ पर लचीले भाग होता है। यहाँ पर ये देखो, एक और भी आपको बना के बताएं, तो ये भाग है वो लचीला होता है इस तरह से। तो इससे क्या होता है, ये ऊपर नीचे हो सकती है इस तरह से। तो ये हिंज का मतलब होता है कब्जा। जैसे अपन कुआड़ का कब्जा होता है ना, उसी तरह से कुआड़ कब्जे के द्वारा किस तरह से मूवमेंट करता है, उसी तरह से ये एंटीबॉडी मूवमेंट कर सकती है। और जैसा एंटीजन आएगा वैसे ही ये अपने आकार को बना लेगी। तो ये तो थी हमारी एंटीबॉडी की संरचना। तो बहुत ही सिंपल संरचना है इसकी, कि ये अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान है। दो भारी बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, दो हल्की पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन श्रृंखलाएं होती है। दोनों सभी आपस में डाइसल्फाइड बंधों से जुड़ी रहती है। एंटीबॉडी के दो भाग होते हैं, एक अस्थिर भाग जो शीर्ष की ओर होता है, इसमें भारी और हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। अस्थिर भाग में प्रतिजन बंधन स्थल होते हैं, जहाँ पर प्रतिजन को पकड़कर खत्म किया जाता है। इसका नीचे का जो सिरा होता है वो स्थिर भाग कहलाता है, जो कि केवल भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ था। इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसमें दो भारी होगी, दो हल्की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, टोटल इसमें 1 2 3 4 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। भारी 440 की अमीनो अम्ल की बनी होती है, और छोटी 220 अमीनो अम्ल की बनी हुई होती है। तो इसको आप आराम से लिख सकते हो। देखो, इस तरह से आप लिखना चाहो तो इसको लिख लीजिएगा। अब इसमें आपको प्रश्न भी बताएंगे कि क्या क्या प्रश्न आते हैं यहाँ से, ये भी लिख लीजिए आप, और ये भी आप इसको भी लिख लीजिए। यहाँ पर FC का मतलब हो गया कांस्टेंट, फ्रेगमेंट का मतलब हो गया स्थिर भाग है ये। नेक्स्ट देखो, हम पढ़ते हैं हमारे प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में। तो प्रतिरक्षी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, देखो प्रतिरक्षी के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे आज, कि हमारे बॉडी के अंदर प्रतिरक्षी कितने प्रकार की होती है। प्रतिरक्षी 5 प्रकार की प्रतिरक्षी पाई जाती है अपने अंदर, जिनमें 5 प्रकार की अलग अलग पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। पॉलीपेप्टाइड का मतलब हो गया प्रोटीन की श्रृंखलाएं।
तो 5 प्रकार के प्रतिरक्षी होते हैं अपनी बॉडी में, और इनके अंदर सब में अलग अलग प्रकार की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, जिनके आधार पर इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो देखो, इनको हम प्रतिरक्षी को संक्षिप्त में शॉर्ट में क्या लिखते हैं, इसको आईजी लिखते हैं। आईजी का मतलब हो गया इम्यूनोग्लोबुलिन। तो ये कौन कौन सी है, देखो 5 आई ए, ये है 5 प्रकार की, आई ए, आई डी, आई ई, आई जी और आई एम। तो आई जी देखो, इसको बोलते हैं अपन एल्फा। इसमें जो ये तो हो गया प्रतिरक्षी का प्रकार, हमने लिखा है इसमें उपस्थित पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या नाम है। तो ये जो नाम है, ये यूनानी भाषा जो ग्रीक भाषा होती है, उस यूनानी भाषा से ये नाम लिया गया है। ये अक्षर है, यूनानी भाषा का अक्षर है ये, इस अक्षर को काम में लिया गया है। तो जैसे ए है, तो उसको हमने लिया है एल्फा, उसमें जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका क्या नाम है, एल्फा, इसलिए इसका नाम ए दे दिया। ये देखो, ये इस प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है, तो हमने तो कहा वाई आकार की तो होती है, लेकिन ये द्विलक है। द्विलक का मतलब एक, जैसे ये वाई तो ये हो गया, और एक इस तरह से ये होती है, दोनों तरफ इसके इस तरह से ये पाई जाती है, ये हो गया द्विलक। मतलब इसमें दो है, 2 वाई है, और दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया द्विलक। तो ये दोनों तरफ से देखो एंटीजन को जोड़ सकती है, ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। तो IgA का मतलब है अल्फा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। इसमें इसकी संरचना कैसी होती है, द्विलक या डाइमेरिक, और इस तरह से आपको जैसे चित्र बना के बताइए, इस तरह से इसकी संरचना होती है। इसकी उपस्थिति और कार्य देखो, ये माँ के दूध में पाए जाने वाला एकमात्र प्रतिरक्षी है। ये माँ के दूध में मिलता है हमें, और एकमात्र प्रतिरक्षी है जो नवजात शिशु को रोगों से बचाता है। ये नवजात शिशु होता है जो जैसे इसने जन्म लिया है, उसको रोग नहीं हो पाते हैं। तो कारण यही है कि उसकी माँ का जब दूध पीता है, तो उस दूध के अंदर उसमें एक प्रतिरक्षी आता है, उस प्रतिरक्षी का नाम है IgA। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन बनता है। माँ के दूध में पाए जाने वाला प्रतिरक्षी कौन है, IgA, जो नवजात शिशु को रोगों से बचाता है। फिर देखो IgD, इसको क्या, इसके में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, उसका नाम है डेल्टा, डी से स्टार्ट हो रहा है। डेल्टा को अपने इस चिन्ह से लिखते हैं, इस कारण इसको IgD का है। ये एकलक होती है, एकलक का मतलब ये एक ही वाई अक्षर के इस तरह से समान होती है, ये एक ही इस तरह से, तो ये एकलक होती है। यह देखो क्या करती है, बी लसिका कोशिकाओं को सक्रिय करती है। तो बी लसिका कोशिकाओं को सक्रिय कौन करती है, IgD। फिर अपन पढ़ते हैं IgE। दो IgE को कहते हैं अपन एप्सिलॉन, इस किस अक्षर किस शब्द से लिया गया है, एप्सिलॉन से लिया है ये ई, तो इस कारण इसको कहते हैं IgE, एप्सिलॉन। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या नाम है, एप्सिलॉन, इसको इससे प्रदर्शित करते हैं। ये भी एकलक होती है, एकलक का मतलब है ये भी जैसे इस तरह से ही एक ही वाई अक्षर के समान होती है। इसको मोनोमेरिक या एकलक कहते हैं। ये देखो, ये बेसोफिल और मास्ट कोशिकाओं को सक्रिय करती है। ये एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है, ये याद रखना है। जब भी एलर्जी होती है तो हम देखेंगे कि IgE वहाँ पर बढ़ जाती है और उस एलर्जी को ख़त्म करने का प्रयास करती है। तो ये क्या करती है, बेसोफिल को, जो कि एक WBC है, और मास्ट कोशिकाएं होती है हमारे संयोजी ऊतक में, उसको दोनों को सक्रिय करती है। तो जिससे एलर्जी होती है और उस एलर्जी क्रियाओं में ये भाग लेती है IgE। तो सभी एलर्जी क्रियाओं में कौन उत्तरदायी है, IgE एंटीबॉडी उत्तरदायी है। अब पढ़ते हैं, देखो IgG। IgG का मतलब होगा, इसको अपन जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है उसका नाम है गामा। गामा, तो गामा से इसको हमने ले लिया जी, इससे क्या ले लिया जी। तो IgG का मतलब होगा, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का नाम है गामा। गामा को हम इस चिन्ह से दिखाते हैं, तो इसका नाम IgG हो गया। ये भी एकलक होती है, एकलक का मतलब ये भी इस तरह के वाई अक्षर के, एक ही वाई अक्षर के समान होती है इस तरह से। ये देखो IgG, ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है। सबसे ज़्यादा रक्त में जो प्रतिरक्षी पाई जाती है वो IgG पाई जाती है, ये भी याद रखना है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है, इन पांचों में से सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है, IgG। यह है देखो एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आंवल, जो प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में पहुंच जाती है। मतलब जैसे माँ के गर्भाशय में जो उसका बच्चा होता है, उस बच्चे और माँ का शरीर एक सेतु से जुड़ा रहता है, जिसको अपन अपरा या आंवल कहते हैं। तो इस आंवल से ये पार करके इस भ्रूण में पहुंच जाती है। तो IgG अपरा और प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में पहुंच जाती है। और यही नहीं, ये शरीर के किसी भी अन्य द्रव में, जो द्रव होता है कहीं पर भी, और रक्त के किसी भी भाग में ये पहुंच जाती है।
तो ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र प्रतिरक्षी है जो आंवल या प्लेसेंटा को पार करके भ्रूण में पहुंच जाती है और रक्त और अन्य द्रवों में भी ये उपस्थित रहती है, वहाँ पर भी ये पहुंच जाती है। तो ये IgG बहुत ही महत्वपूर्ण एक एंटीबॉडी हो गई हमारी। लास्ट है IgM। IgM को देखो हम लिखते हैं म्यू से। क्या लिखते हैं इसको? म्यू। और म्यू का ये चिन्ह है, ये जैसे युवा का यू है ये, तो इस कारण इसका नाम दे दिया गया IgM, क्योंकि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का क्या नाम है? म्यू। ये पंचलक होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो पेंटामेरिक, पंचलक का मतलब है इसमें ये 5 तरह के वायु होते हैं। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, ये 4 और इस तरह से 5, मतलब 5 प्रकार के जैसे वायु है ना, ये अक्सर इससे जुड़े रहते हैं, ये पांचों तरीके से काम करती है, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बन जाती है। तो ये IgM है वो पंचलक होती है, इसमें 5 वायु जैसे इस तरह से जुड़े हुए रहते हैं, वो तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे तेज़ी से क्रिया करने वाली है। तो ये देखो प्रतिजन की अनुक्रिया, जैसे शरीर में प्रतिजन प्रवेश करता है उसकी जो अनुक्रिया होती है, उस अनुक्रिया बॉडी जैसे अनुक्रिया करता है कि ये प्रतिजन शरीर में आ गया है, तो पहली बार जो एंटीबॉडी उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी? IgM। सर देखो प्रतिजन की अनुक्रिया में उत्पन्न प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी सबसे पहले कौन सी उत्पन्न होगी? IgM। ये सबसे बड़े आकार की प्रतिरक्षी है और आपको दिख भी रहा है, देखो ये पंचलक है, तो इसका मतलब है सबसे बड़े आकार की हो गई है, क्योंकि ये देखो 5 चारों और 5 वायु इसमें जुड़े हुए हैं, तो सबसे बड़े आकार की भी है, सबसे खतरनाक भी होती है और प्रतिजन की अनुक्रिया में सबसे पहले ये उत्पन्न होती है। तो इस तरह से इनके जो नाम है वो नाम तो देखो इनकी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का जो ग्रीक इस भाषा का अक्षर है वहाँ से लिया गया है। जैसे बिल्कुल सीधा है, IgA का नाम एल्फा से ले लिया A, डेल्टा से IgD ले लिया, एप्सिलॉन से IgE ले लिया, G से IgG ले लिया गामा से, और म्यू से ले लिया IgM। और इसकी संरचना भी देखिए, ये द्विलक होती है, इसमें 2 जुड़ी रहती है, ये बाकी एकलक होती है, और IgM पंचलक होती है। और इनके कार्य आपको इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। अब मैंने कुछ इसके प्रश्न भी बनाए, देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बनाए हैं कि प्रतिरक्षी कैसा पदार्थ होता है। तो हमें पता है प्रतिरक्षी गामा ग्लोबुलिन होता है। गामा ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है, तो गामा ग्लोबुलिन एक प्रोटीन होती है। प्रतिरक्षी कौन बनाता है? और कौन बनाता है प्रतिरक्षी? प्लाज्मा कोशिकाएं। कौन बनाती है? प्लाज्मा कोशिकाएं, ये भी है। दूसरा प्रश्न देखो, प्रतिरक्षी में कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं पाई जाती है? तो अभी हमने पढ़ा 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। 2 तो भारी होती है और 2 हल्की होती है, ये मैंने पढ़ा था। 2 हैवी होती है और 2 लाइट होती है। प्रतिरक्षी की संरचना कैसी होती है? तो प्रतिरक्षी की संरचना अंग्रेजी के वाई अक्षर के समान होती है, ये भी मैंने पढ़ा। प्रतिरक्षी की भारी व छोटी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो बड़ी में तो होती है 440, छोटी में होती है 220, ये भी मैंने पढ़ा है अभी। देखो प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से अनुक्रिया करता है क्या कहलाता है? तो उसको हम अस्थिर भाग कहते हैं। जो शीर्ष भाग है ना प्रतिरक्षी का, जो जिस पर प्रतिजन बंधन स्थल थे, वो प्रतिजन से क्रिया कर रहा था, वो भाग क्या कहलाता है? अस्थिर भाग। और उस स्थल को क्या कहते हैं? प्रतिजन बंधन स्थल। देखो प्रतिरक्षी के लचीले भाग को क्या कहते हैं? हमने अभी कहा कि प्रतिरक्षी में कुछ लचीले भाग होते हैं जिससे वो अपना है आकार थोड़ा परिवर्तन करती है, हिलती है वहाँ से, तो उसको अपन कब्जे या हिंज कहते हैं। नेक्स्ट देखो, माँ के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो हमने कहा माँ के दूध में IgA पाई जाती है, जिससे नवजात रोगों से बचा रहता है, नवजात को रोग नहीं होते हैं, जो भी बच्चा जन्मा है उसको रोग नहीं होंगे। देखो एलर्जी में भाग लेने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो एलर्जी में भाग लेने वाली प्रतिरक्षी हमने पढ़ा कि IgE होती है, ये सभी एलर्जी क्रियाओं में भाग लेती है। सर्वाधिक सांद्रता में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी, तो हमने ये भी कहा कि सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली प्रतिरक्षी IgG होती है। कौन सी होती है? IgG। ये अम्ल को पार कर जाती है और सबसे ज़्यादा भी ये पाई जाती है। प्रतिजन की अनुक्रिया में उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी कौन है? जैसे कोई प्रतिजन शरीर में प्रवेश करता है, इन पांचों में से सबसे पहले कौन बनती है? IgM बनती है। तो IgM प्रतिजन की अनुक्रिया में उत्पादित प्रथम प्रकार की प्रतिरक्षी होता है। फिर नेक्स्ट देखो, पंचलक संरचना युक्त प्रतिरक्षी है। तो अभी बताया आपको 5, इसमें पंचलक यानी 5 तरह की ये एकलक इकाई वाई जुड़े रहते हैं, तो उसका नाम है IgM। कौन है? IgM पंचलक। और द्विलक कौन सी थी? IgA। आंवल को पार करके भ्रूण में पहुंचने वाली प्रतिरक्षी कौन सी है? तो उसका नाम है IgG। क्या नाम है उसका? IgG। नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी है।
नवजात शिशु की प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रतिरक्षी है वो IgA होता है। और देह की प्रमुख प्रतिरक्षी जो रक्त व अन्य द्रवों में भी उपस्थित रहती है, मतलब कहीं पर भी पहुंच जाती है, कहीं पर भी गमन कर जाती है, वो होती है हमारी IgG, जो रक्त में और अन्य द्रवों में भी पाई जाती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पढ़े हैं वहीं से निकाले हैं, तो आप इनको देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। इनमें से आपको परीक्षा में ज़रूर प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं, याद भी कर सकते हैं।